एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। आज की क्लास का टॉपिक है स्टूडेंट, सबसे पहले टारगेट करें अपन आज के क्लास के टॉपिक को। और आज की क्लास का टॉपिक है कांच के गुटके के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। कांच के आयताकार स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। कांच की आयताकार सिल्ली द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, उस चीज को अपन आज की क्लास में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उसके साथ एक टॉपिक पार्श्व विस्थापन जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक की पीछे की क्लासेस में अपन ने प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और उनके साथ में अपन ने उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का अध्ययन किया है। आज की इस क्लास में अपन टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं इस कांच के आयताकार स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को। तो मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक को समझ रहे हैं अपन, कांच की आयताकार स्लैब। कांच यहां पर अपन बात करें तो एक पारदर्शी माध्यम है स्टूडेंट। प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत अपन ने देखा है क्या कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में होता है। कांच के आयताकार गुटके की बात करें, कांच का कोई भी आयताकार टुकड़ा हो सकता है। उस कांच के यदि टुकड़े की अपन बात करें तो कांच के उस टुकड़े के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा, क्योंकि कांच यहां पर एक पारदर्शी माध्यम है। यदि वायु से निकलकर कोई प्रकाश किरण कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो वह उससे अपवर्तित होकर उसमें प्रवेश करती है और उसकी दूसरी सतह से अपवर्तित होकर फिर से उसके बाहर वायु में निकल जाती है। यानी क्या हुआ स्टूडेंट, यहां पर यदि कांच की आयताकार स्लैब पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उस प्रकाश किरण का कांच की आयताकार स्लैब द्वारा 2 बार अपवर्तन होगा। देखो कैसे होगा 2 बार अपवर्तन। इसके लिए यहां पर अपन लेते हैं एक कांच की आयताकार स्लैब। अपने पास है यहां पर कांच की एक आयताकार स्लैब। मैं यहां पर एक कांच की आयताकार स्लैब ले रहा हूं जिसका नाम दिया मैंने P, Q, R और S। सही है। यहां पर इस कांच की आयताकार स्लैब की अपन बात करेंगे जिसका अपवर्तनांक यहां पर मैं दर्शा दूं Ng। कांच को अंग्रेजी में ग्लास तो G ले दिया। इस कांच की आयताकार स्लैब के ऊपर और नीचे की बात करें अपन तो यहां पर माध्यम है वायु। यहां भी माध्यम वायु, वायु को अंग्रेजी में एयर कहते हैं, तो इसका अपवर्तनांक ले लिया मैंने Na, इसका अपवर्तनांक ले लिया। सही है। ये अपने पास कांच की एक आयताकार स्लैब है। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर एक प्रकाश किरण ले रहे हैं अपन। एक प्रकाश किरण है स्टूडेंट यहां पर AO किरण जो इस कांच की आयताकार स्लैब के पृष्ठ PQ पर आपतित होती है। इस आयताकार स्लैब के पृष्ठ PQ पर जब ये प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये इस पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होकर इसमें प्रवेश कर जाएगी। यहां पर यह प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यहां पर इस बिंदु O पर अभिलंब है, यहां पर ये जिसको नाम दे दूं मैं M1 N1। सही है। ये इससे अपवर्तित होकर इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि इस प्रकाश किरण का जो वास्तविक पथ है स्टूडेंट वो ये रहेगा, लेकिन ये अपने पथ से विचलित होगी और अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब ये थोड़ा नीचे आ जाएगी। इसको बोलने पर अपवर्तित किरण। ये अपने पास क्या थी यहां पर आपतित किरण। सही है। यहां पर ये डॉटेड लाइन उससे आपतित किरण का वास्तविक पथ था, लेकिन उससे विचलित होकर इसमें प्रवेश कर गई, तो यहां पर ये क्या है स्टूडेंट अपने पास अपवर्तित किरण। ये अपने पास अपवर्तित किरण है। इसके लिए यहां पर आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है।
कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तित होकर ये प्रकाश किरण अब कहां पहुंच रही है? इस आयताकार स्लैब के दूसरे पृष्ठ आर एस पर पहुंच रही है। जब ये पृष्ठ आर एस पर पहुंचती है तो यहां पर अब ये प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाएगी। सही है? तो यहां पर ये बिंदु मान लो O डैश है, जहां पर ये मैंने अभिलंब ले लिया M2 N2 के रूप में। ठीक है? इस प्रकाश किरण का वास्तविक पथ, सरल रेखीय पथ जिसे अपन कह रहे हैं वो ये है, लेकिन ये अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होकर अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब नीचे की ओर, इसका मतलब दूर चली जाएगी। तो यहां पर ये इससे अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में चलेगी। सही है? यहां पर आपतन कोण स्टूडेंट R, जितना यहां पर अपवर्तन कोण है उतना ही यहां पर आपतन कोण है। एकांतर कोण है, दोनों एक ही रेखा के दोनों ओर बनने वाले कोण है, इसका नहीं दोनों कोण बराबर। सही है? इसके साथ ही यहां पर इस प्रकाश किरण के लिए यहां पर अपवर्तन कोण, और उस अपवर्तन कोण को अपन निर्गत कोण कह रहे हैं, जिसको E से डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर ये O डैश B के रूप में ये क्या है स्टूडेंट अपने पास? निर्गत किरण। इसको यहां पर अपन कह सकते हैं निर्गत किरण, मतलब आपतित किरण AO, O डैश अपवर्तित किरण, O डैश B निर्गत किरण, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R और निर्गत कोण E है स्टूडेंट यहां पर। सही है? अब यहां पर इस प्रकाश किरण के लिए देखो, यहां पर बिंदु और O डैश पर, बिंदु और O डैश पर देखें तो इस प्रकाश किरण का इस कांच की आयताकार स्लैब द्वारा 2 बार अपवर्तन हुआ। ठीक है? जब बिंदु O पर अपवर्तन होता है तो क्या होगा? ये अभिलंब की ओर झुक जाती है क्योंकि विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, और जब बिंदु O डैश पर अपवर्तित होती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, क्यों? क्योंकि ये सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। सही है? इसका मतलब यहां पर यदि अपन थोड़ा सा अनुमान लगाएं कि ये बिंदु O पर जितना अभिलंब के नजदीक आई थी, बिंदु O डैश पर पहुंचकर ये उतना ही अभिलंब से दूर चलेगी। अर्थात क्या हुआ? आपतित किरण और जो निर्गत किरण है वो दोनों एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। आपतित किरण और जो निर्गत किरण है वो दोनों एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। अब देखो ये एक दूसरे के समांतर कैसे हो रही है, इसके लिए यहां पर आपतन कोण और निर्गत कोण का मान बराबर होना चाहिए। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करें? इसके लिए यहां पर यदि अपन पृष्ठ PQ की बात करें तो पृष्ठ PQ पर स्नेल का नियम लगा दो। पृष्ठ PQ पर स्नेल के नियम से क्या है? अपवर्तनांक NGA वायु से कांच में प्रवेश करें तो कांच का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है उसको मैं NGA ले लूं, बराबर क्या होगा? आपतन कोण की जा sin I अपॉन अपवर्तन कोण की जा sin R। इक्वेशन नंबर अपने को 1। सही है? पहले पृष्ठ पर PQ पृष्ठ पर बिंदु O पर जब इसका अपवर्तन होता है तो बिंदु O पर अपवर्तन होने पर अपने को इसके स्नेल के नियम से समीकरण इक्वेशन अपने को प्राप्त होगी NGA, G ग्लास, A एयर, ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो sin I अपॉन sin R प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अपन बिंदु O डैश पर, अर्थात इस आयताकार स्लैब के पृष्ठ SR की बात करते हैं। पृष्ठ SR पर स्नेल के नियम से अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है? यहां पर अपवर्तनांक वायु का कांच के सापेक्ष, क्योंकि यहां पर कांच से वायु में प्रवेश कर रही है तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक वो NAG बराबर यहां पर आपतन कोण की जा sin R और अपवर्तन कोण की जा sin E। यहां पर बिंदु O डैश पर देखो स्टूडेंट, आपतन कोण क्या है? R और अपवर्तन कोण क्या है? E।
तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात, ये अपन ने इक्वेशन नंबर 2 ली थी। सही है। अब अपन ने अंतिम क्लास में डिस्कस किया है उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का, उसका उपयोग करो। देखो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या कहता है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से एन जी ए मल्टीप्लाई बाई एन ए जी इक्वल टू बराबर होगा किसके, 1। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है कि इन दोनों अपवर्तनांकों का जो गुणनफल है वो हमेशा इकाई रहेगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मान इसमें पुट कर दें तो अपने को क्या मिल रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर, एन जी ए का मान इक्वेशन 1 से, सही है, एन ए जी का मान इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई है साइन आर अपॉन साइन ई बराबर 1। ये साइन आर से साइन आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, साइन आई अपॉन साइन ई इक्वल टू 1, अर्थात साइन आई इक्वल टू साइन ई, यानी कोण आई बराबर कोण ई। मतलब यहां पर कांच के आयताकार स्लैब में यदि प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आपतन कोण और निर्गत कोण का मान हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और निर्गत कोण का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा स्टूडेंट। तो इस चीज से यहां पर एक क्लेरिफिकेशन और मिल रहा है अपने को, एक स्पष्ट जवाब अपने को यह प्राप्त हो रहा है, क्या कि जब कांच की आयताकार स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण और उससे निर्गत होने वाली प्रकाश किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। आपतित होने वाली प्रकाश किरण ए ओ डॉटेड करके आगे बढ़ाई है मैंने, और निर्गत किरण यहां पर ओ डैश बी है। डायग्राम में अच्छी तरह आप देख पा रहे हो स्टूडेंट कि यहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर है। मतलब यहां पर इनके बीच की दूरी अनंत तक आप चले जाओ इतनी ही रहेगी, इनकी बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दोनों प्रकाश किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर रहेगी। क्लियर है। टॉपिक था कांच की आयताकार स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें अपन ने दो चीज स्पष्ट की। पहली चीज तो यह कि जब कांच की आयताकार स्लैब पर प्रकाश आपतित होता है तो उसका 2 बार अपवर्तन होगा, सही है, उसका 2 बार अपवर्तन होगा, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या है कि आपतित किरण और जो निर्गत किरण है वो दोनों एक दूसरे के समांतर रहेगी। आपतित किरण और निर्गत किरण हमेशा एक दूसरे के समांतर रहेगी, क्योंकि आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होगा। आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होगा, सही है। अब बात करते हैं अपन इन दोनों समांतर किरणों के बीच की दूरी की। टॉपिक था कांच के टुकड़े के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और पार्श्विक विस्थापन। अब ये पार्श्विक विस्थापन क्या है इसकी बात करें, सही है। पार्श्विक विस्थापन की यहां पर बात कर रहे हैं तो देखो यहां पर पार्श्विक विस्थापन अपन ने ये चीज स्पष्ट कर ली है, क्या कि कांच की आयताकार स्लैब से जो आपतित होने वाली और निर्गत होने वाली प्रकाश किरणें वो दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। इन दोनों समांतर प्रकाश किरणों के बीच की जो दूरी होती है उसी को अपन पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है अपना, वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच की दूरी होगी। यहां पर दो प्रकाश किरणें, एक आपतित होने वाली प्रकाश किरण और एक निर्गत होने वाली प्रकाश किरण। इस आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण के बीच की ये लंबवत दूरी, जिसको स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। कांच की आयताकार स्लैब द्वारा, डेफिनेशन सुनना इसकी, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्लियर करो क्या है। जब कोई प्रकाश किरण कांच की आयताकार स्लैब पर आपतित होती है तो आपतित किरण और स्लैब से निर्गत होने वाली प्रकाश किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन यहां पर इन दोनों समांतर प्रकाश किरणों के बीच की दूरी होती है, लंबवत दूरी। इस दूरी को यहां पर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो इस दूरी को कैलकुलेट करने के लिए जो कांच की अपन ने आयताकार स्लैब ली है
इस कांच की आयताकार स्लैब की मैं ये मोटाई लेना चाहूंगा, ये मैंने मान ली स्मॉल टी है। इसकी चौड़ाई या मोटाई कह सकते हो, इसकी चौड़ाई यहां पर मैंने मान ली क्या है, स्मॉल टी है। कांच की आयताकार स्लैब के लिए यहां पर इसकी चौड़ाई को मैंने स्मॉल टी मान लिया। क्लियर आता है? अब यहां पर जो अपने पास बिंदु ओ डैश है, इस बिंदु ओ डैश से एक लंब डालते हैं इस आपतित किरण के पथ पर, एक लंब डालते हैं इस आपतित किरण के पथ पर। मान लो ये बिंदु एम पर मिल रहा है, ये यहां पर अपन ने लंब डाला है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है इसके साथ। सही है ना? यहां पर यदि ये कोण अपन आई ले रहे हैं स्टूडेंट, तो यहां पर ये कोण क्या रह जाएगा, इसको आर लिया, सॉरी अपन आर लिया है, तो ये कोण क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आई माइनस आर। ये कोण शेष रह जाएगा, क्योंकि टोटल यहां पर कोण आई है, तो ये टोटल कोण आई रहेगा, शीर्षक में कोण है, इसमें से आर माइनस कर देंगे, तो आई माइनस आर यहां पर ये कोण शेष रह जाएगा। अपने को यहां पर मान ज्ञात करना है क्या, इस पार्श्व विस्थापन का मान। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो यहां पर डायग्राम की बात कर रहे हैं अपन। डायग्राम में यहां पर मैं त्रिभुज ले रहा हूं, एक त्रिभुज ओ डैश N1 से, त्रिभुज ओ डैश N1 से, ये एक समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो। इस समकोण त्रिभुज में कोण क्या है, आर। इस समकोण त्रिभुज से मैं कोस आर का मान ज्ञात करना चाहता हूं। तो कोस बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण। इसके अंतर्गत अपन देखें तो आधार क्या है स्टूडेंट, आधार है इसका ओ N1 बटे हुए कर्ण क्या है इसका ओ डैश। कर्ण इसका ओ डैश अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है, कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा आधार बटे हुए कर्ण। आधार यहां देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण ओ डैश, कोण के सामने की भुजा लंब, और जिसके साथ में कोण बन रहा है वो आधार। तो ओ N1 यहां पर आधार है और ओ डैश यहां पर इसका कर्ण। तो यहां से स्टूडेंट यदि अपन N1 की बात करें, इसे पुट कर रहा हूं, ओ N1 क्या है, स्लैब की मोटाई PS के बराबर है, तो मैं इसको स्मॉल टी से व्यक्त कर सकता हूं, स्मॉल टी बटे हुए ओ डैश। तो यहां से मैं ओ डैश का मान कैलकुलेट कर सकता हूं, वो क्या होगा, टी अपॉन कोस आर। ये मेरे को इक्वेशन मिल गई। ओ डैश का मान मैंने कैलकुलेट कर लिया, वो है मान टी अपॉन कोस आर। अब बात करें दूसरे त्रिभुज की, इसमें एक और त्रिभुज ले रहा हूं मैं ओ डैश एम से, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ओ डैश एम, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज से यहां पर मैं ज्ञात करना चाहूंगा साइन आई माइनस आर, मतलब साइन थीटा का मान कैलकुलेट करना चाहूंगा, और थीटा की जगह यहां पर है कोण आई माइनस आर। साइन थीटा बराबर अपन जानते हैं लंब बटे हुए कर्ण होता है। सही है, तो इस त्रिभुज में लंब क्या है, यहां पर देखें तो लंब यहां पर कोण के सामने की भुजा ओ डैश एम बटे हुए कर्ण क्या है यहां पर ओ डैश। सही है, यहां पर ओ डैश एम की बात करो, देखो डायग्राम में ओ डैश एम ये पार्श्व विस्थापन है, इन दोनों समांतर किरणों के बीच की दूरी, अर्थात यहां पर इसको क्या दर्शा दें, डी बटे हुए ओ डैश। तो इस इक्वेशन से अपने को ओ डैश का मान क्या मिल गया स्टूडेंट, डी बटे हुए साइन आई माइनस आर। ये इक्वेशन अपने को दो मिली। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपन बराबर कर सकते हैं। इसका LHS इसके LHS के बराबर है, तो RHS भी RHS के बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर जो इक्वेशन 1 है वो बराबर है किसके, इक्वेशन 2 के। तो क्या मिल जाएगा, T अपॉन कोस आर इज इक्वल टू डी अपॉन साइन आई माइनस आर। कैलकुलेट क्या करना था, पार्श्व विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी क्या हो जाएगा, डी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको, क्या मिल गया स्टूडेंट, टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। इस इक्वेशन की सहायता से
अपन पार्श्विक विस्थापन का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर पार्श्विक विस्थापन कैलकुलेट करने का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, D बराबर T इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मान इस इक्वेशन की सहायता से कैलकुलेट किया जा सकता है। सही है। तो यहां पर कांच की आयताकार स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है, और उन समांतर प्रकाश किरणों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, और उस पार्श्विक विस्थापन का मान इस इक्वेशन की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि यहां पर एक कंडीशन और मान लें, एक कंडीशन यहां पर मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा स्टूडेंट, क्या है वो कंडीशन? यदि यहां पर स्लेब के साथ में बनने वाले कोण सूक्ष्म है, यदि कोण आई और आर अति सूक्ष्म है, तो क्या होगा? यदि कोण आई और आर अति सूक्ष्म है तो इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मान है वो चेंज हो जाएगा। पार्श्विक विस्थापन को अपन सीधे तौर पर ज्ञात कर पाएंगे। क्या होगा? वो रहेगा यहां पर D बराबर, या फिर यहां पर इस इक्वेशन में देखो साइन आई माइनस आर लगभग इक्वल टू आई माइनस आर एंड कोस आर लगभग इक्वल टू 1। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट D क्या मिल जाएगा? T इंटू आई माइनस आर अपॉन 1। इसका मतलब D इज इक्वल टू T आई माइनस आर। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो मान है वो अपने को ये भी प्राप्त हो रहा है, और यहां से मैं इसको भी चेंज करके लिख सकता हूं D इज इक्वल टू T इंटू आई, इसमें से कॉमन ले लिया जाए, और 1 माइनस आर अपॉन आई यहां पर से जाएगा, जिसको स्नेल के नियम से 1 अपॉन एन लिखा जा सकता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी अपने को प्राप्त हो रहा है। सही है। यहां पर पार्श्विक विस्थापन अपन ने कैलकुलेट किया, कांच की आयताकार स्लैब के अंतर्गत ये प्राप्त होता है। तो यहां पर टॉपिक था अपना कांच की आयताकार स्लैब, कांच की आयताकार सिल्ली, कांच का आयताकार टुकड़ा कह सकते हो, उसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और उसमें प्राप्त होने वाला पार्श्विक विस्थापन। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी टॉपिक में, किसी भी स्टेप में यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही क्लासेस आप रेगुलर चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे अपलोड होने वाला नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास